हमारे साथ अब जुड़ गए हमारे जानकार 5cents.com के टेक्निकल रिसर्च हेड सर्वेंद्र श्रीवास्तव और एंजल ब्रोकिंग के फंड मैनेजर मयूरेश जोशी। आप दोनों का ही स्वागत है। बताइए सर्वेंद्र, निफ्टी पर क्या कॉल रहेगा और 8500 टूटने के कितने चांसेस हैं? नमस्कार। नहीं देखिए, 85 डेफिनेटली लास्ट अगर 4-5 महीनों में देखें तो 85, 8450 के आसपास काफ़ी सपोर्ट रहे हैं। सो राउंड नंबर आई थिंक 85 को पकड़ के चलेंगे। आई थिंक सपोर्ट तो डेफिनेटली है और 85 से मार्केट ने हमेशा फाइट बैक करने की कोशिश की है लास्ट के कुछ दिनों में भी। तो ये मान के चलेंगे कि 85 जब तक होल्ड हो रहा है तो आई थिंक एक पुल बैक का डेफिनेटली यहाँ पे स्कोप बनता है और वही व्यू है कि एक पुल बैक डेफिनेटली यहाँ आ सकता है। अराउंड 87-8750 तक का एक पुल बैक पॉसिबल है मार्केट में और उसी डायरेक्शन में आई थिंक प्ले करना चाहिए प्योरली फ्रॉम द ट्रेडिंग एंगल नेक्स्ट एक हफ्ते के लिए। जब तक 85 टूटता नहीं है डिसाइसिवली, आई थिंक एक बार एक पुल बैक आएगा और उस पुल बैक को ट्रेड करना चाहिए लॉन्ग साइड में ट्रेडिंग के लिए और फिर वहां पे डिसाइड करें 87-8750 के आसपास दोबारा एक बार शॉर्ट बाजार में बन सकता है मेरे हिसाब से। ऑलराइट, चलिए तो रेंज है 8500 नीचे में और 8700-750 ऊपर में, उस रेंज में आपको प्ले करना चाहिए। लेकिन अभी हर्षदा आपको जैसे बता रही थी कि S&P ने जो बयान दिए हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। S&P ने कहा है कि वो जो हैं अपनी रेटिंग अगले 1 साल में कोई बदलने वाले नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट बयान है वो ये है कि RBI अपना इन्फ्लेशन का टारगेट मार्च 2017 तक 5% का हासिल करे, इस पर उनकी नज़र है। इसी पर बात करते हैं। सौम्यकांति घोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर SBI के। सर स्वागत है आपका। आपने कैसे रीड किया S&P के स्टेटमेंट्स को सर? देखिए, ये जो S&P के रेटिंग एक्शन है इट वाज नॉट एंटायरली अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि अगर आप इंडिया का रेटिंग कैटेगरी देखें अभी जो BBB- में है, इसी कैटेगरी से जो रेटिंग अपग्रेड होता है उसका प्रोबेबिलिटी हर टाइम काफी लो रहते हैं। तो उसे चलते ये अनएक्सपेक्ट नहीं था। लेकिन जो बात इम्पोर्टेंट चीज है जो आपने जो बोला, जो दे हैव मेड अ स्टेटमेंट कि दे आर लुकिंग एट RBI मॉनेटरी पॉलिसी टारगेट ऑफ 5% बाय मार्च 2017। तो अभी तो फिलहाल मुझे लगता नहीं है कि उससे कोई खतरा है, तो उससे काफी अंडरशूट होगा। और इंडिया को जो रेटिंग अपग्रेड है इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि अगर आज ना हो तो 1 साल के अंदर इसको होना ही है, क्योंकि अभी जो मैक्रो फंडामेंटल्स इंडिया को है वो सबसे अच्छा है। और उसे चलते एक मैं तो रेटिंग अपग्रेड फ्यूचर में आई डोंट रूल आउट अपग्रेड इन द नेक्स्ट ईयर और सो। सौम्यकांति जी, इन्होंने ये भी कहा है कि रिफॉर्म प्रोसेस को आगे बढ़ना चाहिए एंड इस पे स्पेसिफिकली आई थिंक GST की बात हो रही है। ऑफ कोर्स पूरी सरकार की कोशिश है, इफ इट ऑल एक डिले होता है क्या हमारी फिर रेटिंग पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, रिफॉर्म प्रोसेस तो आ गया। सबसे जो अच्छा चीज है कि लास्ट 6 महीने और 1 साल में गवर्नमेंट में काफी बड़ा बिग बैंग रिफॉर्म में किया है। उसमें एक रिफॉर्म से इंसॉल्वेंसी बिल, अभी जो बिल पास हुआ पार्लियामेंट, फिर GST ने पूरा कॉन्सेंसस के साथ पास हुआ। अप्रैल 2017 में जो टारगेट है उस पर थोड़ा सा डाउट है अगर तब तक सारे काम खत्म होगा कि नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिफॉर्म प्रोसेस में कुछ ऐसे डिले है, लेकिन जो प्रोसेस में जो कॉन्सेंसस चाहिए जिस रिफॉर्म्स में, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं, बट वो होते रहेंगे। शुक्रिया सर आपका आज इस मुद्दे पर हमसे अपनी बात शेयर करने के लिए। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, मयूरेश जोशी जी भी हमारे साथ हैं। मयूरेश, आपसे भी राय लेना चाहता हूं। देखिए, S&P ने एक बात और इम्पॉर्टेंट कही है और वो ये कि बैंक्स को कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है और PSU बैंक्स के लिए उन्होंने कहा है $45 बिलियन 2019 तक सरकार को देने की ज़रूरत है। ये आंकड़ा आपको कैसा लग रहा है? और रिकैपिटलाइजेशन की बात काफ़ी होती रही है पहले भी, ये बताइए हासिल हो जाएगा ये टारगेट जो S&P दे रहा है सरकार को अब? आफ्टरनून हेमंत जी, आई थिंक डिटेल में रिपोर्ट तो पढ़ी नहीं है, लेकिन जितनी कैपिटल की जरूरत है स्पेसिफिकली आई थिंक मिड टियर बैंक्स में PSU साइड पे, आई थिंक द रिक्वायरमेंट इटसेल्फ इज क्वाइट ह्यूज। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्टेप्स नहीं ले रही है। आई थिंक गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स इन दैट डायरेक्शन ऑफ रिकैपिटलाइजिंग बैंक्स। और जैसे नॉर्म्स फुलफिल करने पड़ेंगे विद डेडलाइंस एक्सपेक्टेड टू कम थ्रू, काफी बैंक्स क्वालिफाई होती है एटलीस्ट एज बस बेसल नॉर्म्स। तो मेरे ख्याल से आई थिंक द गवर्नमेंट इज डूइंग द राइट स्टेप्स। आई थिंक ब्रिजिंग बहुत जरूरी होगा इन रिक्वायरमेंट
requirement is still quite huge in terms of providing capital adequacy. But I'm pretty sure I think government के पास एक road map जरूर होगा अगले 3 से 4 वर्षों के लिए कि ये steps कैसे लिए जाए. Coming to the core point of ratings, मेरे ख्याल से I think government reforms और processes जो हमने देखे हैं पिछले 2-2.5 सालों में, I think काफी substantially I think implement हुए हैं और इसके results देखने में I think थोड़ा समय लगेगा. तो I think as the results start trickling in, we will feel the effects of reform processes taken by the government. और rating agencies I think एक pre-defined time period में ही काम करती है. तो मेरे ख्याल से I think जैसे सौम्यकांत दास जी बता रहे थे, I think totally unexpected नहीं था. But largely I think the government has done the steps in the right direction और उसके I think actionable जो I think एक चीजें जो ground level पर दिखती है, I think people will start seeing that in the next few quarters. इस बीच कुछ स्टॉक्स है जहां पर एक अच्छी तेजी का मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है. इसमें देखिए श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस इनफैक्ट स्टॉक अब टॉप गेनर्स में शामिल है, 5% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ. मॉयल ऑफ कोर्स आउट परफॉर्म कर ही रहा है. मजेस्को में भी हमने देखा है सुबह से ही तेजी आती हुई. जुबलेंट इंडस्ट्रीज और जेंसार में भी हमने देखा एक अच्छा स्पाइक आता हुआ. तो मिड कैप स्टॉक्स में चुनिंदा काउंटर्स हैं जो हरकत में हैं, आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई जरूर दे रहे हैं. लेकिन बैंकिंग काउंटर्स में काफी दबाव है और बैंक निफ्टी पर सर्वेंद्र मैं आपकी राय लेना चाहूंगी क्योंकि ये 200 पॉइंट नीचे है. और टॉप लूजर्स में अगर आप देखें कैनरा बैंक, पीएनबी जैसे काउंटर्स हैं. क्या यहाँ पर और भी कठोर स्थिति आगे पैदा होगी और भी गिरावट की संभावना? नहीं, देखिए निफ्टी भी बिल्कुल एकदम की सपोर्ट्स के आसपास है. 8500 बैंक निफ्टी के लिए भी अगर देखें तो वो लेवल्स करीब 19,000 के आसपास के लिए वो लेवल्स रहेंगे. तो अब है तो ये दो धारी तलवार. मतलब अगर ये लेवल्स टूट गए 85 बैंक निफ्टी पे और माफ़ कीजिएगा और 19,000 बैंक निफ्टी पे, तो आई थिंक स्लाइड थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है और लॉन्ग टर्म 200 डे एवरेजेस की तरफ बाजार बढ़ सकता है. तो मेरा जैसे भी ट्रेडिंग साइड का मानना ये था कि एक पुल बैक डेफिनेटली एक चांस है वो आने का, क्योंकि थोड़ा सा ओवरसोल्ड लग रहा है. अगर अर्ली चार्ट्स देखें तो वो एक पुल बैक आने का चांस है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में. बट येस, अगर 8500 निफ्टी में और 19,000 बैंक निफ्टी में टूटता है तो जैसे आप बोल रहे हैं तो ये जो लॉसेस है थोड़े गहरा सकते हैं और लॉन्ग टर्म एवरेजेस की तरफ मार्केट बढ़ सकता है. और निफ्टी तकरीबन 200 डे एवरेज करीब 8300 के आसपास आ रहे हैं. तो अगर 200 पॉइंट निफ्टी और गिरता है तो बैंक निफ्टी भी मान के चलिए कि 18,200 18,300 के आसपास चले जाएगा. बट मेरा मानना है कि बीच में एक बाउंस है और उस बाउंस को खेलें और दोबारा उसके बाद शॉर्ट करें, यहाँ से शॉर्ट नहीं करें. बिल्कुल, तो यहाँ पर शॉर्ट करना रिस्की होगा और इसीलिए आज देखिए बिल्कुल सुस्ती के साथ ट्रेड हो रहा है. अब बाउंस आता है या नहीं वो एक इम्पॉर्टेंट बात होगी देखने वाली, लेकिन तस्वीर जो है वो देखिए बाजार की कमज़ोर है. और एक और चीज़ से आप ये समझ सकते हैं, निफ्टी में 51 शेयर हैं जिसमें से केवल 6 ही शेयर हरे निशान में, बाकी 45 शेयरों में गिरावट है, लाल निशान में है. तो दबाव साफ तौर पर भारतीय बाजारों पर बढ़ता हुआ और कारण है यूएस में इलेक्शन की तारीख नज़दीक आना. चलिए इसी पर बात करते हैं. दुबई से हंस गोयटी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बैंक्यू इंटरनेशनल के. मिस्टर गोयटी, गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंडिया. ये बताइए, हाउ आर यू सीइंग दिस न्यू डेवलपमेंट? People are saying that Trump may win this election in US. Do you think now markets will start factoring in his win and therefore we are falling? Well, there's still a low probability of Trump getting elected, but the market is positioned for a Clinton win, and of course, if there's any doubt that the chances for her to get elected are slightly less than before, it has an impact. And as we have seen, the markets are very nervous, and we have seen this move towards risk off. With gold and silver going up, yen going up, Swiss franc going up, and dollar going down. So that's something we have to live with for the next few days, I guess. It's a difficult call to take as to how the markets would react if Trump actually wins this election. Hans, how are you positioning your trade at this point in time? Well, it's if you want to have a precedent for that, for a huge surprise, would be the Brexit. Right. You saw that last time. The markets were wrong, the polls were wrong, everybody was wrong, and we could have the same thing. Although, again, I think it's a low probability, but you could expect something like you saw after Brexit. You know, a huge sell-off in risk assets and the repositioning of the market. And I think for the next few days, you probably want to have a bit more cash on hand than you usually would have. And you will be invested in terms of equities in emerging markets. You still have your gold and your silver as an insurance policy, and at the same time, you just watch what's going to happen over the next few days. Do you think now, with this emerging situation, Fed will like to, delay its rate hike, and
if Trump wins, December would not be an appropriate time to increase the rates? Because I'm reading some reports, they're saying that Fed will not even give a clear signal this evening. Well, I'm not sure. First of all, the Fed is not going to move this time around. The expectation is that they're going to move in December. But if you look at the economic data, if they were really data dependent, they wouldn't probably move at all, because the economy is at its weakest point since 2009. We have seen a slowdown in many indicators. But it seems that the Fed is hell-bent on raising rates simply to rescue their reputation, because if they started the year out saying that they're going to do 4 rate hikes, they have yet to move, and it's November already. So I think that's the main reason. But frankly speaking, I would think the election has probably very little to do with this. Fair enough. Thanks a lot, Hans, for taking time out. My pleasure. स्पीकिंग टू अस। तो नर्वस जरूर है अंतर्राष्ट्रीय बाजार, और आपको याद होगा ब्रेक्सिट से पहले बाजार ने ये फैक्टर इन किया हुआ था कि ब्रेक्सिट होएगा ही नहीं, और जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि ये वाकई में हो रहा है, ब्रिटेन ईयू से बाहर निकल रहा है, भारी भरकम बिकवाली के सौदे आते हुए दिखाई दिए, और उसी का डर इस समय है कि इफ एट ऑल ट्रंप आते हैं, उसको थोड़ा सा बाजार पचाने की कोशिश अभी से कर रहा है। और आप देखिए ग्लोबल मार्केट्स काफी नर्वस हैं। यूरोप आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि वहां पर कमजोर शुरुआत होती हुई दिखाई दी, और डाउ फ्यूचर्स हम देख रहे थे कमजोर खुलेंगे। 53 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एशिया के तो हाल खराब ही थे, तो इंडियन मार्केट्स उस लिहाज से रिकवरी के बिल्कुल साइंस नहीं दिखा रहे हैं। मयूरेश, आप अपने इंडियन क्लाइंट्स को क्या सलाह दे रहे हैं, क्योंकि रिटेल निवेशक बड़े पैमाने पर सोच रहे थे कि मौका मिलेगा या नहीं निचले लेवल्स पर खरीदारी करने का, अब वो मौका आ रहा है या फिर कॉशियस है आप और ज्यादा कैश में ही बैठे रहेंगे? नहीं, लार्जली हर्षद जी, आई थिंक एक इवेंट रिस्क जरूर है, और जैसे पोल्स थ्रो अप कर रहे हैं एवरी ऑल्टरनेट डे, और मार्केट्स जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक एक क्लिंटन विक्ट्री प्राइस इन करके चल रही है, और अगर ट्रंप जीतते हैं तो यस, आई थिंक एक एडवर्स नीजक रिएक्शन बिल्कुल देखने मिल सकती है रिस्क एसेट्स में, विच इंक्लूड इक्विटी मार्केट्स ग्लोबली। तो यस, आई थिंक इफ सच अ सिनेरियो पैन्स आउट तो एक नीजक रिएक्शन बिल्कुल देखने मिलेगी। वेदर वी सी अ बाउंस बैक देन, जैसे ब्रेक्सिट के केस में हमने देखा था कि एक इमीडिएट बाउंस बैक आया था इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, whether that happens, I mean, I'm really not sure at this point of time. I think the perfect strategy is probably to deploy just 10-15%। अगर आपका इन्वेस्टेबल कॉर्पस है, 100 रुपये लगाने हैं आपको स्टॉक्स में, तो मेरे ख्याल से आई थिंक 10 से 15 रुपये लगाने का ये सही मौका होगा। आई थिंक यू नीड टू वेट फॉर डिक्लाइंस, और जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, आई थिंक दिस इज अ स्टॉक पिकर्स मार्केट, स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा rather than playing on the index itself. And again, I think you have to keep on buying in a staggered manner, and again wait for that event to probably pass out. So again, एक बार event निकल जाएगी, then we'll have further clarity what to do. But I think you should invest 10 to 15% in such sharp corrections. बिल्कुल, आप बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है। 100 रुपये हैं तो 15 रुपये की खरीदारी तो अभी कर लेनी चाहिए, और बाकी पैसे बचा कर रखने चाहिए। अगर बाजार नीचे आता है तो और खरीदारी के बेहतरीन मौके मिलेंगे। सर्वेंद्र और मयूरेश हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे निफ्टी की 3 दमदार स्ट्रैटेजीज। $25.24 पर मिड कैप इंडेक्स 300 पॉइंट टूट चुका है, लेकिन आप देखिए 2-3 काउंटर्स जो पिछले आधे घंटे में शानदार तेजी दिखा रहे हैं। जुबिलेंट इंडस्ट्रीज पिछले आधे घंटे में 8% का छलांग इस काउंटर ने लगाया है, और अब ये 15% की तेजी दिखाता हुआ। साथ ही साथ श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ये पिछले आधे घंटे में 6% की तेजी दिखा रहा है, और यहाँ पर भी अब 7% से ज्यादा के गेन्स है। क्या हो रहा है, क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल निफ्टी में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस सेल ऑफ के बीच? निफ्टी कॉल्स की बारी है। नितिन मुरारका कह रहे हैं निफ्टी में आप बिकवाली ही करके चले। 8450 का इन्होंने टारगेट दिया है, अगले 2 से 3 दिनों में अचीव होगा। स्टॉप लॉस 8570 पर लगाएं। दूसरे एक्सपर्ट की राय आपकी स्क्रीन पर। निशांत जैन, देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपको खरीदारी करनी चाहिए। निफ्टी में टारगेट दे रहे हैं 8590 का, स्टॉप लॉस रखना चाहिए 8525 का। ये 1 से 2 दिन का कॉल है इनका। सर्वेंद्र हमारे साथ है। सर्वेंद्र, अगर अभी एक ट्रेड लेना हो तो किस तरफ लेंगे आप निफ्टी में? नहीं, देखिए अभी अगर ट्रेड लेना है तो जैसे हमने बात किया कि 8500 एक क्रूशल सपोर्ट एरिया है, और अगर बाउंस आना है तो यहीं से एक बाउंस है। ओवरऑल देखिए मीडियम टू स्लाइटली मीडियम टर्म ट्रेंड देखेंगे तो डेफिनेटली अब डाउन हो चुका है,
बट वो बाउंस अगर आएगा तो मेरे ख्याल से यहीं से कहीं से आएगा और लेके काम करेंगे। 8650 8700 के टारगेट्स ध्यान में लेके चलेंगे स्पॉट में और 8494 का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो आप वेट करेंगे 20 पॉइंट और नीचे आ जाए, 8500 टूट जाए, अभी बाउंस के लिए प्ले करेंगे? बाउंस के लिए प्ले करेंगे लॉन्ग साइड, और अगर 8494 टूट गया तो आप दोबारा शॉर्ट करेंगे। सो वो फ्लिप ट्रेड रहेगा, जैसे ही अगर टूट गया डिसाइसिवली तो 8494 के नीचे शॉर्ट भी करेंगे। ओके, बट फिलहाल लॉन्ग करेंगे। ओके, ये फिलहाल राय आती हुई, लेकिन जो काउंटर्स हमने आइडेंटिफाई किए थे निफ्टी कॉल से पहले, उन पर मैं इनफैक्ट आपकी राय लेना चाहूंगी। जुबिलेंट इंडस्ट्रीज, क्या आप इसको ट्रैक कर रहे हैं मयूरेश? क्योंकि देखिए कल से ये काउंटर अच्छी तेजी में है, नंबर्स इतने कुछ खास एक्साइटिंग नहीं थे, उसके बावजूद ये बढ़त आई है स्टॉक में। नहीं, क्लोजली ट्रैक तो नहीं करता, लेकिन नंबर्स को तो एनकरेजिंग नहीं थे अर्षद जी, जैसे आपने राइटफुली कहा। सो आई थिंक आई एम नॉट रियली श्योर आई थिंक स्टॉक क्यों रिएक्ट कर रहा है, बट लार्जली आई थिंक आई एम नॉट बीन लुकिंग इनटू नंबर्स वेरी क्लोजली जुबिलेंट के। ऑलराइट, चलिए तो नंबर्स की बात हो रही है। कल निफ्टी की एक कंपनी है अंबुजा सीमेंट, उसके नंबर्स आने वाले हैं इस हफ्ते। यही एक ऐसी कंपनी है जिसके नंबर्स मार्केट में आ रहे हैं, बाकी पीएनबी के नंबर्स तो दरअसल शनिवार को आएंगे। लेकिन अंबुजा सीमेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं बाजार की, हमारा पोल क्या कह रहा है? वरुण दुबे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। वरुण, बताइए क्या अनुमान है? देखिए, वॉल्यूम के लिहाज से अगर आप देखें तो आपको नंबर्स कमजोर लगेंगे, क्योंकि हमारा अनुमान है कि वॉल्यूम में करीब 1% की गिरावट हो सकती है और इसी का इफेक्ट दरअसल आपको कंपनी के कुल आय में देखने मिलेगा, जहां करीब आधा % के आसपास की गिरावट हो सकती है। लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कंपनी का काफ़ी बेहतर रहेगा, और वो इसलिए है क्योंकि कंपनी जो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया है, वहाँ जो सीमेंट की कीमतें है उसमें 7 से 10% की बढ़ोतरी देखी गई है, और कंपनी के कुल आय में से यानी कि कुल सेल्स में से करीब 45% नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया से आता है। तो इसका भरपूर फायदा कंपनी को मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, कंपनी ने अपने जो ओवरऑल रॉ मटेरियल है उसमें पेट कोक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दिया है, और अगर आप क्वार्टर देखें तो पेट कोक की कीमतें बढ़ी है, लेकिन साल दर साल अभी भी पेट कोक की कीमतें जो है उसमें काफ़ी गिरावट है, और इसका फायदा भी कंपनी को काफ़ी हद तक मिलेगा। और इसी के चलते कंपनी के जो मार्जिन है उसमें करीब 300-350 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़त देखने का अनुमान है। हमारा अनुमान है 18% के आसपास कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन आ सकते हैं, और इसी का फायदा दरअसल आपको बॉटम लाइन में भी देखने मिलेगा, और कंपनी के मुनाफे में करीब 42% के आसपास का जंप देखने मिल सकते हैं। 220 करोड़ के आसपास कंपनी का मुनाफा आ सकता है। तो आय के लिहाज से देखें तो कंपनी के नतीजे कमजोर दिखाई देंगे, लेकिन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कंपनी का काफी बेहतर रह सकता है। वरुण, लेकिन बाकी कंपनियों की अगर तुलना की जाए, मुझे याद है अल्ट्राटेक और एसीसी दोनों के वॉल्यूम ने निराश किया था। भले ही उनके मार्जिन रियलाइजेशन में इंप्रूवमेंट आई हो, तो वॉल्यूम्स के लिहाज से अंबुजा क्या पोस्ट कर सकता है? देखिए, वॉल्यूम के लिहाज से जैसे कि मैंने कहा कि अंबुजा सीमेंट के भी जो नंबर्स है वो काफ़ी कमज़ोर रहेंगे, क्योंकि ये जो पूरा सीजन है वो कुछ हद तक कमज़ोर रहता है सीमेंट कंपनियों के लिए, और इसी का असर आपने एसीसी में भी देखा, और इसी टाइप का असर आपको अंबुजा में भी देखने मिलेगा, जहाँ वॉल्यूम्स कंपनी के निराश कर सकते हैं और उसी का इंपैक्ट दरअसल कंपनी के आय पे पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि जो कीमतें हैं सीमेंट की नॉर्थ और वेस्ट में, नॉर्थ और दरअसल सेंट्रल में, उसमें काफ़ी बढ़त देखने मिली है, और इसी का फायदा कंपनी को मिलेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि साउथ में कंपनी का एक्सपोजर नहीं है, तो इसके लिए जो साउथ में कीमतें गिरी है उसका खराब इंपैक्ट दरअसल कंपनी के रियलाइजेशन पे नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए ऑपरेशन परफॉर्मेंस अच्छे रहेंगे, वॉल्यूम्स कमज़ोर रहेंगे। ओके, चलिए तो कमज़ोर नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस वॉल्यूम के फ्रंट पर देखने को मिल रही है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन एक स्टॉक देखिए जो तेज़ी से कमज़ोर हो रहा है, वो है पीएनबी। 5% नीचे है ये स्टॉक, और इसके नतीजे आने वाले हैं शनिवार को। इनफैक्ट एफएनओ में 3 सबसे बड़े गिरने वाले शेयर तीनों के तीनों पीएसयू स्पेस से। मेरे क्यों हो रही है इतनी बड़ी गिरावट? क्या बाजार मानकर चल रहा है पीएनबी के नंबर्स अच्छे नहीं आने वाले? क्यों हो रही है इतना प्रेशर? क्यों आज अचानक से पीएसयू पैक में ज़्यादा है? नहीं, थोड़ा फ्राइड बिल्कुल है हेमंत जी। आई थिंक एक तो आई थिंक जनरली रिजल्ट्स को लेके आई थिंक जैसे हमने रिजल्ट्स पहले देखे हैं कितनी एसेट क्वालिटी पे प्रेशर रह सकती है, एंड इट्स अ नोन फैक्ट। आई थिंक जैसे पीएनबी ने लास्ट क्वार्टर में भी नंबर्स अनाउंस किए थे, अगर नंबर्स आई थिंक थोड़े निराशजनक रहते हैं स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी इटसेल्फ, आई थिंक वहां पे थोड़े क्वेश्चन मार्क्स आएंगे कि एसेट क्वालिटी कब इंप्रूव होंगी। बट टू माई सर्टन एक्सटेंट आई थिंक मेरे ख्याल से आई थिंक एसेट क्वालिटी शायद स्टेबली रिपोर्ट होनी चाहिए ऑन क्वार्टर बेसिस, और कहीं ना कहीं अगर मैनेजमेंट कॉमेंट्री एक पॉजिटिव इंडिकेशन देती है कि शायद जितनी रिकमेंडेशन हुई है और जो बॉटम आउट प्रोसेस हमने देखा है एटलीस्ट स्ट्रेस्ड आउट सेक्टर्स को लेके, तो आई थिंक द स्ट्रीट शुड टेक दैट पॉजिटिवली। दूसरा आई थिंक जो नॉन इंटरेस्ट इनकम कंपोनेंट होगा काफी पीएसयू बैंकों के लिए तगड़ा हो सकता है, बिकॉज द काइंड ऑफ यील्ड ड्रॉप्स दैट वी हैव सीन ओवर द लास्ट क्वार्टर काफी सब्सटैंशियल थे। तो आई थिंक जो एएफएस बुकिंग होगा पोर्टफोलियो में स्पेशली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स में,
वहाँ पे एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। बट ओवरऑल आई थिंक सॉफ्ट और म्यूटेड नंबर्स की आशा करिए जा रहा है स्ट्रीट, और इसका इम्पैक्ट सीरियसली आपको दिखेगा रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी पे, विच कैन स्टिल रिमेन एक्सट्रीमली लो। सो आई थिंक मैनेजमेंट कमेंट्री अलॉन्ग विद स्टेबल एसेट क्वालिटी, आई थिंक ये दो अहम मुद्दे होंगे पीएसयू बैंक्स के नतीजों के लिए। ओके, तो ये की पॉइंट्स रहेंगे पीएसयू बैंक पे। ऑफ कोर्स पीएनबी अपने नंबर्स पोस्ट करेगा और फिर अगले हफ्ते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी नंबर्स आने वाले हैं। तो हैवी न्यूज़ वीक और इन इंपॉर्टेंट कंपनियों के नंबर्स पर नजरें ज़रूर रहेंगी। आज जो हमने देखा है M&M का परफॉर्मेंस, स्पेशली ट्रैक्टर बिक्री के लिहाज से वो इम्प्रेसिव रहा है और स्टॉक में आई है खरीदारी अब 3.5% ऊपर। मयूरेश, क्या अब भी स्कोप है तेजी करने का? 1374 पर ये काउंटर, और साथ ही एस्कॉट्स पर आपकी क्या राय है? नंबर्स थोड़े आई थिंक इंप्रेसिव थे, स्पेसिफिकली आई थिंक ट्रैक्टर्स फॉर इम्प्रेस। अगर फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट की मैं बात करूं तो इट हैज शोन अ वेरी इंक्रीजिंग ट्रेंड M&M के लिए। आई थिंक M&M का जो डिसअपॉइंटिंग पोर्शन है दैट इज मोर टू डू विद यूवी थिंग। आई थिंक बोलेरो के आई थिंक काफी डिसअपॉइंटिंग सेल्स रहे हैं। इनके जो TUV 300 के UV 100 के लॉन्चेस थे, आई थिंक इट इज नॉट मूव टू दैट एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि आई थिंक डिमांड इनके लिए नहीं थी। और जो डिस्प्लेसमेंट के रूल्स चेंज हुए थे और फ्यूल मिक्स के, M&M इज ट्राइंग टू एड्रेस ऑल दोज इश्यूज। तो जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आई थिंक मैनेजमेंट कमेंट्री से भी वी आर प्रॉब्ली ट्राइंग टू एक्सपेक्ट कि XUV 500 जो एंड ऑफ द ईयर में उन्होंने एक पेट्रोल वेरिएंट लॉन्च करने की एक घोषणा की थी, आई थिंक उसका क्या प्रोग्रेस है, और स्कॉर्पियो का आई थिंक जो पेट्रोल वर्जन आएगा उसमें कैसे आई थिंक प्रोग्रेस हो रही है कंपनी की तरफ से। देयर इज नो क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट, आई मीन देयर इज नो क्वालिटी इश्यूज। आई थिंक कैश रिच कंपनी है। अगर हम नेट डेट लेवल्स पे देखें तो केपेक्स प्लान जैसे कंपनी के हैं ऑफ ऑलमोस्ट 10,000 odd crores ऑफ क्रिएटिंग न्यू प्लेटफॉर्म्स एंड मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट्स, वो आई थिंक फ्रुक्टिफाई होंगे अगले 1 से 2 वर्षों में। आई थिंक दैट विल क्रिएट ए पॉजिटिव इम्पैक्ट। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जो मार्जिन्स पे प्रेशर हमने देखा था, आई थिंक मार्जिन शुड ऑल्सो लार्जली स्टेबलाइज। तो मेरे ख्याल से आई थिंक थोड़ा ये क्वार्टर के नंबर्स कैन बी एडवर्स प्रोडक्ट मिक्स, क्योंकि ट्रैक्टर्स के नंबर्स शायद क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नीचे हैं। हालांकि आई थिंक द अदर कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट हैज शोन एन इंक्रीज क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन की वजह से शायद थोड़ा दबाव आ सकता है। तो M&M होल्ड करें। जहां तक दूसरे ट्रैक्टर कंपनी का सवाल रहा, मेरे ख्याल से आई थिंक सब्सटेंशियल मूवमेंट ऑलरेडी प्राइस में आ चुकी है, बट यू हैव टू पिक एंड चूज। आई थिंक VST टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स इज समथिंग दैट आई जेन्युइनली लाइक ऑन डिक्लाइंस एंड इन स्मॉल पोर्शंस, क्योंकि इनका जो टिलर सेगमेंट है दैट इज डूइंग वेल। रियलाइजेशंस प्रॉब्ली एक स्लो पेस पे ग्रो होंगे, वॉल्यूम ग्रोथ 10-11% की उम्मीद लगाए बैठा हूं मैं। एंड इवन ऑन द ट्रैक्टर बिजनेस जो 18 और 22 bhp के ट्रैक्टर्स ये लोग सर्विस करते हैं, वहां पे भी आई थिंक ठीक ठाक ग्रोथ देखने मिल सकती है। कैश रिच बीच में आपको बता दूं मार्केट की हालत और भी खराब होती हुई डेज लो पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। 8,513 के लो पर इस समय हम आ चुके हैं। 100 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान। सेंसेक्स पिछले 15-20 मिनटों में और मार खा रहा है। 350 अंकों की गिरावट आती हुई दिखाई दी है, और यही हाल देखिए मिड कैप इंडेक्स का भी है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी पिछले लेवल से काफी रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन बैक टू स्क्वायर वन 240 पॉइंट नीचे है। बायर्स गायब हैं। आज सुबह से अगर रिकवरी आनी होती दिन के दौरान कभी ना कभी तो आती, देखिए आई नहीं है। और अब यूरोप के मार्केट्स भी कमज़ोर हैं, डाउ फ्यूचर्स भी कमज़ोर है, तो लैक ऑफ बाइंग देखने को मिल रही है। 8,512 ये अब एक नया लो बना दिया है। अब हम दिन के सबसे निचले स्तर पर इस समय ट्रेड कर रहे हैं, तो चिंता की बात है। अब देखना होगा 8,500 का स्तर यहाँ से टूट जाता है या फिर इसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। नज़रें इसी पर हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। 12 अंक का ही फासला बचा है, बल्कि अब तो 11 अंक के आसपास का ही फासला बचा है। हमारे साथ चर्चा में अब शामिल हो रही हैं निताशा शंकर जी, सीनियर VP हैं येस सिक्योरिटीज़ की। निताशा, डर डोनाल्ड ट्रंप का ही है जो दिख रहा है या कोई और बात है? कि अभी इतना बड़ा ये ग्लोबल इवेंट होने वाला है, उसको देखकर जितने इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा कॉशियस अप्रोच ही रख रहे हैं कि इवेंचुअली विनर कौन होगा ये तो देखने के लिए है, लेकिन हाँ कॉशियस अप्रोच ही रखना अभी बेहतर रहेगा। तो वेट करेंगे अगले 5 ट्रेडिंग सेशंस और एक बार आउटकम आ जाए उसके बाद ही खरीदारी करने की सोचनी चाहिए, या फिर मौके हैं यहाँ पर भी अच्छे शेयर खरीदने के? जो अच्छे शेयर्स हैं उसमें जो भी डिप आए उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह से देखना चाहिए, चाहे वो आज हो चाहे अगले 5 ट्रेडिंग सेशंस में हो, लेकिन उसको एक अपॉर्चुनिटी मान के चलना चाहिए। और एक बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव से। इनफैक्ट जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि जब ब्रेक्सिट हुआ तब बाजार ने बहुत ही तगड़ा झटका दिया और किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि वो वाकई में हो जाएगा, कि ब्रिटेन EU का हिस्सा नहीं रहेगा आगे। आई थिंक उसी की याद में अब लोग अपनी पोजीशन ज़्यादा से ज़्यादा हल्की रखना चाहते हैं। अब वर्स्ट के सिनेरियो में अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाते हैं,
कितनी और गिरावट और कितना रिएक्शन देखने को मिल सकता है ग्लोबल मार्केट्स में या फिर इंडिया में स्पेशली? देखिए, नीजक रिएक्शन तो आ ही सकता है क्योंकि ये एक अनफेवरेबल आउटकम होगा एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक स्टोरी को देखिए तो काफ़ी इम्पल्सेस हैं ग्रोथ के, इंक्लूडिंग कि मॉनसून जो है वो ठीक ठाक ही रहा है। आपका जो 7th पे कमीशन का पे आउट है उससे कंजम्पशन को सपोर्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बिनाइन रहे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंटली जो केपेक्स है, गवर्नमेंट ने काफ़ी ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे कि केपेक्स रिवाइव हो सके। एटलीस्ट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू केपेक्स में थोड़ा सा रिकवरी रही है। तो इन सब को देखते हुए तो डोमेस्टिक स्टोरी जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। तो अगर नीजक रिएक्शन देखने को मिलता भी है उसके बाद में मार्केट्स काफ़ी जल्दी रिकवर करने चाहिए फ्रॉम आवर ओपिनियन। एक सेक्टर जो कमज़ोर हो रहा है पिछले 15-20 मिनटों में वो है फार्मा सेक्टर। जनरली फार्मा को डिफेंसिव माना जाता है, लेकिन देखिए सिप्ला डेज लो पर, डॉक्टर रेड्डीज ये भी डेज लो पर, ल्यूपिन ये भी देखिए पिछले 10-15 मिनटों में गिरावट देखने को मिल रही है। ल्यूपिन के नतीजे अगले हफ्ते आने वाले हैं, सन फार्मा के नंबर्स अगले हफ्ते आने वाले हैं, लेकिन आप देखिए इन शेयरों में लोग निकल रहे हैं। यहाँ पर खरीदारी होती हुई नहीं दिख रही है बल्कि बिकवाली हावी होती हुई दिख रही है। ये आज प्रेशर पॉइंट है पिछले 15-20 मिनटों के। एशियन पेंट्स देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था, अब यहाँ पर भी दबाव देखने को मिल रहा है, तो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं ऐसा समझ में आ रहा है। भारतीय एयरटेल देखिए पिछले 20 मिनटों में किस तरह से ये शेयर फिसला है, ये भी डेज लो पर पहुँचता हुआ। और अंबुजा सीमेंट, जैसा ही हमने आपको बताया कि नंबर से कुछ खास अपेक्षाएं नहीं है, वरुण बता रहे थे, देखिए एक बड़ा कट इस स्टॉक में भी आया है। तो ऐसा समझ में आ रहा है नितिशा कि लोग जो हैं वो प्रॉफिट जो है उसको एक बार टेबल से लेना चाह रहे हैं, निकाल लेना चाह रहे हैं इस बड़े इवेंट से पहले। क्या लग रहा है, ऐसा करना सही है या फिर इंतज़ार करना चाहिए? देखिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो तो इन्वेस्टेड ही रहेंगे, चाहे इवेंट आए चाहे नहीं आए। लेकिन जो मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से हमेशा प्रूडेंट रहता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशंस जो हैं नियर टर्म पर्सपेक्टिव से काफ़ी स्ट्रेच्ड हो गए थे। तो उसको देखते हुए अगर आप नियर टर्म पर्सपेक्टिव से प्रॉफिट बुकिंग करिए तो डेफिनेटली प्रूडेंट स्टेप रहेगा। ओके, तो मुनाफा वसूली एक बार कर लेनी चाहिए, इसी में समझदारी है। स्टॉक्स जहाँ पर ये बड़े पैमाने पर होती दिखाई दे रही है, आप देखिए ONGC 4.5% नीचे, टाटा मोटर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, येस बैंक के तमाम लूजर्स हैं आज के ट्रेड के। टेलीकॉम कंपनियों पर भी अब प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रासिम सेल ऑफ दिखाने लगा है, अब 3% का नुकसान। सर्वेंद्र बताइए चार्ट्स पर ONGC अब यहाँ से आगे की चाल क्या रहेगी? देखिए, आई थिंक क्रूड के करेक्शन के साथ इसमें भी एक करेक्शन आया है और अभी अपने मीडियम टर्म एवरेजेस के ऊपर है, शॉर्ट टर्म पे सपोर्ट ले रहा है, थोड़ा मीडियम टर्म एवरेज के फिर भी ऊपर है। तो आई थिंक इसका एक 260-265 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, वहाँ पे मैं ONGC डेफिनेटली एक बार लेके काम करना चाहूँगा। बट अगर किसी को डाउन साइड्स प्ले करने हैं तो अराउंड 265 के टारगेट्स अगर माइंड में लेके चले स्पॉट में तो करीब 10 से 11 पॉइंट की और गिरावट आ सकती है। कल और आज बाजार में हर्षदा जो एक चीज़ कॉमन है, बल्कि जो पिछले 5-7 ट्रेडिंग सेशन से, वो ये है कि सेकेंड हाफ में बाजार उठ नहीं पाते और FIIs की बिकवाली भी देखिए हर रोज़ होती हुई नज़र आ रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अनकंफर्टेबल कर देती हैं बुल्स को। और आप देखिए अब 8,504 का हमने एक लो लगाया है, नजरें रहेंगी 8,500 टूट जाता है तो फिर कितनी और गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन STBT आइडियाज़ आज ज़्यादा होंगे शायद BTST के मुकाबले, ऐसा समझ में आ रहा है। बस 30 सेकंड का और इंतज़ार आपको करना होगा और हमारे एक्सपर्ट्स बना रहे हैं वो स्ट्रैटेजीज़ और आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन लगता है बैंकिंग शेयर इस फॉल में सबसे ज़्यादा गिरने वाले हैं, क्योंकि आज भी देखिए PSU बैंक, अब कैनरा बैंक 6% नीचे है, बैंक ऑफ इंडिया में भी 5% से ज़्यादा की गिरावट हर्षदा आज देखने को मिल रही है। जी हाँ, बहुत हालत ख़राब इनफैक्ट इस स्पेस की होती हुई। और हेमंत, बीच में तो कुछ काउंटर्स थे जहाँ पर खरीदारी के अंश देखने को मिल रहे थे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र मिसाल के तौर पर, लेकिन वो भी अब ऊपरी लेवल्स पर प्रेशर दिखा रहे हैं। इंडसइंड बैंक में भी ऊपरी लेवल्स पर प्रेशर आया है। तो BTST यही कॉल होगा आज और वही आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। हमने कुछ जानकारों से बात की है, या STBT का कॉल। नीरव अखारिया की राय, सिप्ला बेचकर चले, 555 का टारगेट और स्टॉप लॉस 573 पर रहेगा। इसके साथ ही इनका जो अगला कॉल है ये BTST खरीदारी की राय दे रहे हैं। जैन इरिगेशन में 105 का टारगेट और 100 रुपए 50 पैसे पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। तो नीरव, आप एक बाय साइड का कॉल, एक सेल साइड का कॉल आपको बता रहे हैं। और जय ठक्कर भी देखिए HUL में कह रहे हैं खरीदारी करके चलिए,
860 का टारगेट देखने को मिल सकता है और अपने आप को वो हेज कर रहे हैं एक सेल के कॉल के साथ। मारुति में वो कह रहे हैं बिकवाली करनी चाहिए और कल से जिस तरह से नंबर्स ने उम्मीद पर खरे नहीं उतरे, देखिए कल भी गिरावट थी, लगता है इनको ये गिरावट और गहरा सकती है। 8720 का टारगेट है, 8566 का स्टॉप लॉस भी आपको रखना चाहिए। सर्वेंद्र, BTST दोनों है या आप भी एक BTST एक STBT? मेरा भी एक BTST और एक STBT है। आई थिंक अंबुजा सीमेंट जिसके कल नंबर्स आ रहे हैं, आई थिंक क्लियरली उसका जो बार था कल का वो एक अच्छा बार है, उसका एक छोटा रिट्रेसमेंट तो हो गया है, आज थोड़ी वीकनेस भी है, बट आई थिंक एज लॉन्ग एज वो लोज टूटते नहीं है तब तक ये स्टॉक एक बार ऊपर के स्तर आपको दिखा सकता है। तो मेरा मानना है कि 246 का टारगेट फ्यूचर्स के लेवल्स हैं, 246 का टारगेट और 237.80 का एक स्टॉप लॉस लगाएं फ्यूचर्स में, इसको BTST करें। और मैं भी ऑटो स्पेस में से एक स्टॉक निकालूंगा, 4 व्हीलर स्पेस में से टाटा मोटर्स जिसमें वीकनेस लग रही है, फ्यूचर्स को मेरे ख्याल से बेच के चलें, इसमें 505 506 के स्तर फ्यूचर्स में नीचे की तरफ टारगेट्स लेके चलें और एक 520 रुपये 60 पैसे पे फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस लगाएं। चलिए, तो ये फिलहाल कॉल्स आते हुए आप क्लियरली पोजीशंस अपनी हेज कर रहे हैं हमारे निवेशक जानकार, और निवेशकों को शायद वही बेस्ट पोजीशन अपनानी चाहिए। लेकिन आज देखिए ऊपरी लेवल से बाजार जिस तरह से टूट रहा है, M&M की हमने पहले चर्चा कर ली 3% ऊपर, लेकिन भारतीय इंफ्राटेल 3% के गेंस होल्ड कर रहा है और इसका मैं आपको बताऊं दिन का हाई क्या था, 366 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ इस समय आज 371 के लेवल्स, तो ज़्यादा दूर नहीं है अपने हाई से। निताशा, इस स्टॉक में हो क्या रहा है, क्योंकि सबको पता है भारतीय एयरटेल हिस्सेदारी बेचेगा, लेकिन इतनी तेज़ी इस तरह के मार्केट में? देखिए, वो हिस्सेदारी जो बेच रहे हैं वो अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की वजह से बेच रहे हैं, इट्स नॉट बिकॉज की कंपनी में कोई प्रॉब्लम है। अगर आप इंफ्राटेल एज अ कंपनी देखिए तो जिस तरह से ऑपरेटर्स को अपने स्पेक्ट्रम इन्वेस्टमेंट्स को मोनेटाइज करने की ज़रूरत है, उसके लिए नेटवर्क रोल आउट करना ही पड़ेगा और उससे दोनों ही चीज़ें बढ़ेंगी, एक तो जो टावर्स हैं एज वेल एज द टेनेंसीज ऑन द टावर्स, बोथ ऑफ देम विल गो अप। और ये कैश एक्रेटिव बिजनेस है, जो भी ये लोग टॉप लाइन में कमाते हैं वो सीधे सीधे उसका कैश एक्रेशन होता है। तो ओवरऑल फंडामेंटली इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। वैल्यूएशंस भी उसके EV EBITDA के हिसाब से बहुत अट्रैक्टिव है। अगर आप 1.5-2 ईयर का पर्सपेक्टिव देखिए तो ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, वैल्यूएशंस चीप एंड इट्स अ गुड कंपनी टू हैव इन योर पोर्टफोलियो। और उसी पर मार्केट शायद रिएक्ट कर रहा है। 3% की तेजी देखिए स्टॉक में आती हुई, जहां पर बाजार 300 पॉइंट से ज्यादा कमजोर है। लेकिन इस तरह के बाजार में क्योंकि इतनी गहरी मार पड़ रही है, ऑप्शंस के लिहाज से एक बढ़िया पोजीशन ली जा सकती है। ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपको बता रहे हैं इस समय हम गौरव बिस्सा की क्या है। गौरव, बताइए आपने क्या तैयार की है रणनीति? देखिए, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने एक ठीक सा ब्रेकडाउन दिया है, अच्छे खासे शॉर्ट्स भी दिख रहे हैं। सेक्टर वाइज अगर देखें तो काफी प्रेशर लग रहा है, तो एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से और आपको थोड़ा मार्केट नीचे गिरते हुए देखने मिल सकता है। तो वो लिहाज से आप बैंक निफ्टी में करंट सीरीज के 18,800 का पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली 18,500 का पुट ऑप्शन आप बेच सकते हैं। ये स्प्रेड में जो नेट आउटफ्लो है वो है 70 रुपीज का, तो जो आपका मैक्सिमम लॉस होगा ये स्ट्रेटेजी में दैट विल बी 70 रुपीज और मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा वो तकरीबन 230 रुपए का होगा। ओके, चलिए, बस शुक्रिया आपका इस स्ट्रैटेजी को सुझाने के लिए। लेकिन आप देखिए बाजार में दबाव बढ़ता जा रहा है और कौन से वो स्टॉक्स हैं जहाँ सबसे ज़्यादा गिरावट है उनको स्पॉट करते हैं और उस पर राय लेते हैं। HDIL देखिए सुबह से कमज़ोर है और रियल एस्टेट पैक तेज़ी से गिरने के लिए जाना भी जाता है जब बाजार का मूड सही नहीं हो। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में भी 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। मयूरेश, कैसे रीड कर रहे हैं आप इस फॉल को? रियल एस्टेट शेयरों में कुछ लोग कह रहे थे कि अब कॉन्ट्रा बाइंग की अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, जिस तरह से ब्याज दरें घटनी शुरू हुई हैं नए गवर्नर साहब के आने के बाद। लेकिन आप देखिए ये दोनों ही शेयर काफ़ी प्रेशर में है, क्या अवॉइड करना चाहिए इस समय खरीदारी करने के लिए? और क्या एग्रेसिव ट्रेडर्स शॉर्ट साइड की पोजीशंस भी बना सकते हैं? नहीं, लार्जली आई थिंक हेमंत जी, अगर आप देखेंगे कि जो रियल एस्टेट कंपनी आई थिंक ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस फॉर द लार्जर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स कुछ इंप्रूव हुआ नहीं है। काफी कंपनी ने जो गाइडेंस दिया था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, शायद वो गाइडेंस बेयरली मीट करे एट द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो स्टिकीनेस और लंपीनेस हम देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्री सेल्स अक्रॉस न्यू प्रोजेक्ट लॉन्चेस, जो नेट रियलाइजेशंस है जनरली अक्रॉस प्रोजेक्ट्स, आई थिंक थोड़े सॉफ्टर और म्यूटेड साइड पे है। जहां तक आई थिंक डेट लेवल्स है, आई थिंक काफी
कंपनियों की जहां डेट लेवल्स हैं और जहां पे डीलेवरेजिंग की जरूरत है, मार्केट्स देखना चाहेगा कि आई थिंक व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेसेस एंड स्टेप्स हैव बीन टेकन। और तीसरा आई थिंक विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्ट एंड नोटिफिकेशन ऑफ द एक्ट, कहीं ना कहीं आई थिंक डेवलपर साइड पे आई थिंक नॉर्म्स काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर्स में कुछ खास मैंने इंप्रूवमेंट देखी नहीं है व्हेन आई चेक्ड इट लास्ट टाइम। तो मेरे ख्याल से आई थिंक विद इन दिस स्पेस इटसेल्फ आई थिंक काफी स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। बट अगेन इन माय ओपिनियन आई थिंक ये सेक्टर शायद अंडर परफॉर्म करे, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मूव्स बिल्कुल दे सकता है, बट इन माय ओपिनियन आई थिंक बेटर एंट्री पॉइंट्स कैन बी अचीव्ड ओवर द नेक्स्ट 1 to 2 quarters। इस मार्केट में आप देखिए HUL, डाबर जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर थोड़ी सी खरीदारी हुई है। डाबर के लिए ऑफ कोर्स कारण है कि इन्होंने एक एक्विजिशन किया और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही लार्जली खरीदी है। निताशा, लेकिन क्या ये बाजार है जहां पर इन डिफेंसिव प्लेस के बारे में सोचा जा सकता है FMCG में? देखिए पूरे ही FMCG सेक्टर में जो वॉल्यूम ग्रोथ थी वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रही है, पर्टिकुलरली फॉर HUL जिसमें कि ये नेगेटिव हुई थी। एंड आगे जाके भी जो कम्पेटिटिव प्रेशर्स हैं उसकी वजह से वॉल्यूम ग्रोथ पे प्रेशर एज वेल एज रियलाइजेशंस दोनों पे ही प्रेशर रह सकता है। तो अगर डिफेंसिव में ही पोजीशन लेनी है तो वी वुड प्रेफर द मिड कैप FMCG स्पेस। जो कंपनीज जैसे मैरिको है, इमामी है एंड इवन डाबर फॉर दैट मैटर, ये कंपनीज जो हैं ये रिलेटिवली मोर अट्रैक्टिव लग रही हैं एज कम्पेयर टू द लार्ज कैप पेयर्स, क्योंकि ये एक नीश में ऑपरेट करती हैं और उस नीश में इन्होंने ग्रोथ देखी है इवन ड्यूरिंग टफ टाइम्स। सो वी वुड प्रेफर दोज ओवर द लार्ज कैप नेम्स। सर टाइटन इसे देखिए कमज़ोर बाजार में भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। शुक्रवार को इसके नतीजे आने वाले हैं, अपेक्षाएं अनुमान लगाया जा रहा है कि नंबर्स बेटर आ सकते हैं। चार्ट्स पे दम लगता है या अवॉइड है? नहीं, देखिए मार्केट के साथ तो अगर इसको देखा जाए तो डेफिनेटली अवॉइड करेंगे, बट ओवरऑल ये लॉन्गर टर्म एवरेज के आसपास लास्ट 15-20 दिन से ट्रेड हो रहा है और अब नंबर्स हैं, मोमेंटम थोड़ा पिकअप होते हुए दिख रहा है। तो प्योरली अगर रिजल्ट प्ले है अगर करना है तो आई थिंक 385 के ऊपर लेना चाहिए, अभी नहीं 385 के ऊपर सस्टेन करता है तो लेना चाहिए। और मेरे को लगता है 10 से 12 पॉइंट ट्रेडिंग साइड में मिल सकते हैं, बट इस समय मार्केट में ट्रेडिंग से ज़्यादा होराइजन अभी मेरा नहीं है। तो नेक्स्ट एक वीक के लिए ट्रेड करें, इवेंट भी पास आउट हो जाने दें और फिर एक क्लियर व्यू बनेगा, फिर बड़े बाय एंड होल्ड के ट्रेड्स या सेल एंड होल्ड के ट्रेड्स उसके बाद मेरे हिसाब से किए जाएं। बट एक वीक के लिए ट्रेडिंग का माइंडसेट रखें, लॉन्ग करें या शॉर्ट करें। आई थिंक 100-150 पॉइंट का दायरा है निफ्टी में और ऊपर में या नीचे में, तो एक 250-300 पॉइंट की रेंज है। अगर लॉन्ग करना चाहते हैं तो 150 पॉइंट ऊपर और शॉर्ट करना चाहते हैं तो 8300 के टारगेट्स, इसी दायरे में ही ट्रेड करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि इलेक्शंस के पहले, यूएस इलेक्शंस के पहले ये रेंज कोई डिसाइसिवली इधर साइड ब्रेक होने वाली है। पॉइंट टेकन। और हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि अगर आपके हाथ अच्छा मुनाफा है तो उसको घर ले जाएं, और इसका एक स्टार्क एग्जाम्पल मॉइल होगा। मयूरेश, इस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। ये लगभग तीसरा या चौथा महीना होगा जब इन्होंने ओर के दाम बढ़ाए हैं, मैंगनीज ओर के, और 25 to 30% का हाइक कल ही लिया गया है। और ओवर द ईयर अगर आप देखें, ईयर टू डेट स्टॉक ने लगभग 80% तक के रिटर्न्स दिलाए हैं। और इस महीने की अगर बात करें तो ऑफ कोर्स क्योंकि महीने की शुरुआत अभी हुई है तो काफ़ी बढ़िया चाल देखने को मिल रही है। पिछले 3 महीनों का भी हाल देख लेते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस मॉइल का रहा है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, इन अ मंथ्स टाइम अगर ये स्टॉक 53% के रिटर्न्स दिला चुका है, क्या एक बारी मुनाफा वसूली करना ठीक है या फिर अब भी इसमें आपको आगे और भी तेजी दिख रही है? वापस पर्सपेक्टिव है हर्षिता जी। आई थिंक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो मेरे ख्याल से आई थिंक बिल्कुल द काइंड ऑफ रिटर्न्स दैट द स्टॉक हैज गिवन, आई थिंक सम मनी कैन डेफिनेटली बी टेकन ऑफ द टेबल। जैसे इन्होंने प्राइस हाइक्स किए थे और जैसे कमोडिटाइज नेचर ऑफ द बिजनेसेस होते हैं, आई थिंक अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है कि जहां प्राइस पैरिटी होती है फॉर देयर स्पेसिफिक कमोडिटीज, स्पेसिफिकली जो मॉइल करता है मैंगनीज, और उसमें मूवमेंट कैसी होगी ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। दूसरा, आई थिंक जो एक्चुअल डिमांड एनवायरनमेंट है इसका भी अनुमान लगाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, because the demand environment needs to have a robust environment to consistently have their volume growth activity pick up। तो कहीं ना कहीं अगर ये दो चीजें आप मर्ज करती हैं तो commoditized nature of businesses में एक साइकिल चलता है। तो अगर हम राइट साइकिल में अगर हम ये स्टॉक्स में आई थिंक निवेश करते हैं तो यू कैन राइट द साइकिल वेरी ब्यूटीफुली। जैसे इन्होंने आई थिंक प्राइसेस बढ़ाई हैं, जैसे डिमांड सप्लाई के डेफिसिट की हम बातें सुनते आ रहे हैं, इट इज प्रोबेबल कि आई थिंक अगर वॉल्यूम से मेंटेन कर पाए तो लेवरेज शायद बैलेंस शीट पे आए। तो अगेन आई थिंक इट इज अ पर्सपेक्टिव, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हो तो आई थिंक सम मनी कैन डेफिनेटली बी टेकन ऑफ द टेबल, बट बिकॉज ऑफ द कमोडिटाइज नेचर ऑफ द बिजनेस आई थिंक हर महीने हर क्वार्टर में एक्टिविटी ट्रैक करना ये स्टॉक्स में बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। और आप देखिए मॉइल की तेजी का असर NMDC पर पड़ा और MMTC में तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट आज सारे के सारे PSU शेयर देखिए, STC, ड्रेजिंग, हिंद कॉपर
सब मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ये वो पूरी लिस्ट है PSU शेयरों की जो आज आउट परफॉर्म करती हुई दिख रही है कमज़ोर बाजार में, जहां 8,500 को अप्रोच कर रहा है निफ्टी। ये सारे शेयर अच्छी तेज़ी दिखाते हुए अच्छी बढ़त देखने को मिली है। ऐसा नहीं कि ये PSU बैंक से PSU स्टॉक से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। नेक्टर लाइफ साइंसेज, नोएडा टोल, एक्शन कंस्ट्रक्शन, ये कुछ स्टॉक्स भी हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इनमें से कोई शेयर आप ट्रैक करती हैं क्या? खास तौर पर नोएडा टोल, ये कंट्रोवर्सी वाला शेयर रहा है। जिस तरह से जो इसका टोल ब्रिज है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ये चुंगी नहीं वसूल सकते। अब एक पैनल का गठन हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए अच्छा एक्शन देखने को मिला है। क्या ट्रैक करती हैं आप इसे? हम लोग इसको पहले ट्रैक करते थे, पर्टिकुलरली फ्रॉम द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द डिविडेंड यील्ड, लेकिन ये सब कंट्रोवर्सीज के बाद में वी आर न्यूट्रल ऑन द स्टॉक, वी प्रेफर टू अवॉइड इट। लेकिन एक्शन तो डेफिनेटली है, 2% ऊपर इनफैक्ट ये ट्रेड में आज दिखाई दे रहा है। एक और काउंटर जिसमें काफ़ी तेज़ी का एक्शन है वो है श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस 8365 पर 6% ऊपर। क्या सलाह होगी सर्वेंद्र आपकी इस पे? नहीं, ये स्टॉक ओवरऑल मीडियम टू लॉन्ग टर्म काफ़ी अच्छे सिग्नेचर्स बनाया हुआ है, और इसमें डिस्क्लेमर ये है कि हमारे टॉपिक्स में रहा है पहले भी, और क्लाइंट्स के पास इसमें पोजीशन हो सकती है, और ये हमारा रेगुलर कवरेज का स्टॉक है, तो डेफिनेटली इसमें पोजीशंस हो सकती हैं और कंपनी का इंटरेस्ट हो सकता है। लास्ट 2 दिन के बाद अगर देखें तो डिलीवरीज भी अच्छी गई हैं, और इनकंसिस्टेंटली लास्ट 15-20 डेज में भी स्टॉक में डिलीवरीज गई हैं। अब उस रेंज को ये क्लियरली डिसाइसिवली आई थिंक ऑन अ क्लोजिंग बेसिस भी निकाल रहा है। सो खाली क्लोजिंग का वेट करेंगे, मे बी 4-5 मिनट रह गए, अज्यूम यही करेंगे कि आई थिंक उस पूरी रेंज को ये क्लोजिंग बेसिस पे निकाल रहा है, जो कि इसके लिए फिर नेक्स्ट 15 दिन से लेके 1 महीने तक के लिए काफ़ी अच्छा सेटअप बन रहा है। तो जो हमारे इनमें अर्लियर टारगेट्स भी रहे 110-120 के, हम उनको मेंटेन करेंगे और इसको डेफिनेटली होल्ड करेंगे। अगर किसी को फ्रेश ट्रेड्स भी करने हैं तो आई थिंक ट्रेड किए जा सकते हैं, बट ये 1 से 2 महीने के लिए डिलीवरी होल्ड करनी पड़ेगी, ये मान के इस ट्रेड को करें। आउट परफॉर्मेंस दिखाई है SRE इंफ्रास्ट्रक्चर ने, और आगे भी जारी रह सकती है ये राय निकल कर आती हुई। लेकिन देखिए आज एक और पैक है जो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है ऐसे बाजार में, वो है शुगर पैक का। कुछ ही देर पहले हमने आपको बताया था अवध शुगर के नंबर्स अच्छे आए, और अब आप देखिए अपर गैंजेस के नतीजे भी ज़बरदस्त आए हैं। मार्जिन पर नज़र डालिए, दुगने हुए हैं, 10% के सामने देखिए 20% के मार्जिन। अच्छी तेज़ी आज पूरे के पूरे पैक में देखने को मिल रही है। ये बताइए मयूरेश, जिस तरह से ग्लोबल चीनी की कीमतें बढ़ी हैं उसका फ़ायदा लग रहा है घरेलू कंपनियों को मिलता हुआ दिख रहा है? क्या होल्ड हैं ये शेयर, या यहाँ पर भी मुनाफा वसूल लें? नहीं म्हणजे पर्सपेक्टिव पे है, लेकिन जैसे एक इंटरनेशनल सिनेरियो पैन आउट हो रहा है, जैसे प्राइसिंग शुगर की हो रही है, रॉ शुगर की स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ सेंस, इट इज मूविंग अप डोमेस्टिकली। अगर आप देखें आई थिंक शुगर रियलाइजेशंस हैव ग्रोन अप, और जहां इस्मा के एस्टिमेट्स हैं एटलीस्ट फॉर दिस शुगर सीजन, एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि जो क्रॉप आउटपुट होगा दैट कैन बी सिग्निफिकेंटली लोअर। जो हम लोग कैरी ओवर इन्वेंट्री लेके आए थे फ्रॉम द लास्ट शुगर सीजन, इफ यू अज्यूम डिमांड टू रिमेन कॉन्स्टेंट, मेरे ख्याल से आई थिंक कैरी ओवर इन्वेंट्री फॉर द नेक्स्ट शुगर सीजन काफी कम हो सकती है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। सेकेंडली आई थिंक जितने इन्वेंट्री गेन्स या जितने शुगर गेन्स शुगर कंपनी ये क्वार्टर में वसूल रही है, आई थिंक एक एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, क्योंकि आई थिंक जो इन्वेंट्री इन्होंने आई थिंक लोअर लेवल्स पे ली थी और जो दाम ये लेवल पे मिल रहे हैं वहां पे एक ऑब्वियस बेनिफिट आना था। तीसरा आई थिंक अगेन यू हैव टू लुक एट द पर्सपेक्टिव ऑफ वेयर दिस शुगर मिल्स आर ऑपरेटिंग आउट ऑफ। यूपी से है, महाराष्ट्र से है, कर्नाटका से है, क्योंकि प्राइसिंग में फर्क पड़ता है, सैप प्राइसिंग में फर्क पड़ता है और FRP प्राइसिंग में फर्क पड़ता है। और चौथा आई थिंक यूपी बेस्ड मिल्स के लिए इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर, तो गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है ये देखना भी बहुत जरूरी होगा। ओके, तो इंटरेस्टिंग प्ले है चीनी शेयरों का। लेकिन आज का बाजार अब आखिरी सेकंड में आ चुका है। आप देखिए पूरा जो मूड है वो बिकवाली का ही था, जैसे हम आपको सुबह से बता रहे हैं कि खरीदारों का नामो निशान नहीं है इस मार्केट में। 8,516 लोस के आसपास ही खत्म होता हुआ दिखाई देगा, और बाजार में ब्रॉडर मार्केट में अंडर परफॉर्मेंस है, यानी कि छोटे मझौले शहरों में उतनी बिकवाली देखने को मिली या फिर ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली है दिग्गजों के मुकाबले। इंडेक्स लगभग 340 पॉइंट नीचे, और आपको बता दूं मैं टॉप लूजर्स कौन से रहे हैं आज के ट्रेड के, तो ढेरों काउंटर्स हैं जहां पर जमकर बिकवाली हुई, लेकिन सबसे आगे बैंकिंग स्टॉक्स, और इसमें आप देखेंगे OBC, कैनरा बैंक, ये टॉप लूजर्स रहे हैं आज के। साथ ही येस बैंक, ICICI बैंक जैसे दिग्गजों में भी आज हमने देखा काफ़ी ज़्यादा गिरावट बनती हुई दिखाई दी। इसके अलावा देखिए कुछ और पॉकेट्स ऑफ वीकनेस, फार्मा कंपनियों में काफ़ी नुकसान देखने को मिला। एडवांस्ड एंजाइम्स, कैडलास, स्पार्क, मार्क्सन्स फार्मा, ये पॉकेट्स थे जहां पर काफ़ी ज़्यादा कमजोरी। मेटल शेयरों में आज सेल साइड की पोजीशन खासतौर से स्टील कंपनियों की ओर से आती हुई दिखाई दी।
तेल और गैस कंपनियों में आज काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला और इस सब के बीच 8,518 पर निफ्टी जाकर टिका है। 100 अंकों की गिरावट के साथ 325 अंक गंवाए हैं सेंसेक्स ने। अपने ग्लोबल मार्केट्स के साथ ये भी टूटे हैं और बैंक काउंटर्स में भी आप देखिए बैंक निफ्टी जो है 200 पॉइंट की गिरावट पर कारोबार करता हुआ तो बहुत ही कमजोर सक रहा है। शुक्र है 8,500 का स्तर टूटा नहीं, तो होल्ड किया है, लेकिन अब देखना होगा कहीं कल गैप डाउन ना हो जाए और यहाँ पर गिरावट ना देखने को मिले। तो सारा दारोमदार है आज अमेरिका के मार्केट्स किस तरह से खुलते हैं और उसके बाद क्या वहाँ रिकवरी आती है या फिर दबाव देखने को मिलता है। बहरहाल जब हम अब क्लोज हुए हैं तो डाउ फ्यूचर्स 31 अंक नीचे है, तो इतनी कमजोरी होगी तो ठीक, इससे ज़्यादा होगी तो दिक्कत की बात हो सकती है और FIS के आंकड़े काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे क्योंकि वही साफ तौर पर नितीशा मूड बिगाड़ रहे हैं। पिछले महीने देखिए क्या जमकर बिकवाली करी उन्होंने, लगता है कि मुनाफा वसूली के जल्दी में है FIS। ये बताइए आज की क्लोजिंग को आप किस तरह से रीड कर रहे हैं सर? ये जैसा आपने कहा कि अगर डाउ काफ़ी वीक खुलता है, काफ़ी वीक बंद होता है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, देन वी कुड सी अ गैप डाउन क्लोज ओपनिंग टुमारो, बट अदरवाइज मार्केट्स शुड स्टेबलाइज। ऑलराइट, चलिए इसी नोट पर हमारे एक्सपर्ट से लेंगे विदा। नितीशा आपका धन्यवाद, सर्वेंद्र और मयूरेश आप दोनों का भी शुक्रिया समय निकालने के लिए और इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए। और साथ ही देख लेते हैं फिर अंत में आज के क्लोज पर स्टॉक 2020 में हमारे कैप्टन्स की ओर से कैसा प्रदर्शन रहा है।